बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग चैंग मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। चौथा बाब, जलजले का सफ़र। जंगल में धुंधलका फैल गया था। परिंदों के शोर से फिजा मुर्ताश हो रही थी, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे शिकारी कुत्ते निहायत खामोशी से रास्ता तय कर रहे थे। साकावा ने जफर और जेमसन को बताया था कि वो कुत्ते शिकार की तलाश में निकलने के बाद इसी तरह खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हो सकता है कि वो इन पर अपनी इस बात का रद्द-ए-अमल देखना चाहता हो। वो इसे समझ गए थे और अपने चेहरों से किसी बात का इजहार ना होने देते थे। इसके बाद साकावा ने उन्हें भी बैरकों में भिजवा दिया था। फिर 8 कुत्तों और 3 घोड़सवारों की ये पार्टी जंगल में घुसती चली गई। खुद साकावा इसकी क़यादत कर रहा था। दूसरे घोड़ों पर फौजी सवार थे। एक जगह कुत्तों ने रुककर अपनी थूथनियाँ ऊपर उठाईं और फिर एक जानिब तेजी से दौड़ते चले गए। फिर उन्होंने बैक वक्त झाड़ियों के एक झुंड में छलांगें लगाई थीं। फौजियों ने रिवॉल्वर निकाल लिए। खुद साकावा ने भी अशारिया 4-5 का रिवॉल्वर निकाल लिया था। उन्होंने इस झाड़ी को घेरे में ले लिया और साकावा गरज कर बोला, तुम रिवॉल्वरों की जद पर हो, खुद को हमारे हवाले कर दो। लेकिन ये क्या? कुत्ते 2 बरहना लाशें झाड़ियों से घसीट लाए थे। ये तो अपने ही साथी हैं योर ऑनर। एक फौजी चीखा और वो घोड़े पर से कूद पड़े। यही तो इन दोनों लड़कियों को लेकर गए थे, दूसरे ने कहा। ओह, साकावा के चेहरे पर सरसीमगी के आसार नजर आए। फौजी लाशों का जायजा ले रहे थे। लेकिन हैरत है योर ऑनर, किसी के जिस्म पर भी जख्म नहीं है। चेहरों से भी नहीं मालूम होता कि गलाई घूंट कर मारे गए हों। एक फौजी बोला, जरा देखिए, बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे यूं ही क्या कहा जाए, जैसे यूं ही ख्वाम-ओ-ख्वाह मर गए हों। एक बोला, वर्दियां भी उतार ली गई हैं। साकावा ने पुरतशवीश लहजे में कहा, इन्हें उठाकर घोड़ों पर डालो और यहाँ से चलो, सीधे बैरकों की तरफ। होशियारी से, बहुत होशियारी से, साकावा बोला। कुत्ते अब फिर खामोशी से चले जा रहे थे। फौजियों ने लाशें घोड़ों पर डाल ली थीं और खुद पैदल चल रहे थे। धुंधल का आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में तब्दील हुआ जा रहा था और साकावा का जहन ढंप लोपोका में उलझा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो इससे मरूब हो गया हो। एक अनजाना सा खौफ इसके जहन पर मुसल्लत होता जा रहा था। बैरक में पहुंचकर मालूम हुआ कि ना तो कैदी वहां पहुंचे हैं और ना वो 4 फौजी जो इन्हें वहां पहुंचाने वाले थे। साकावा आपे से बाहर हो गया। जेमसन और जफरुल मुल्क तलब किए गए। साकावा उन्हें देखते ही चीखा, तुम्हारी बोटियां काटकर कुत्तों को खिला दी जाएंगी। हमारा कसूर योर ऑनर, जफर ने बोला। तुम सब साजिशी और धोखेबाज हो। मेरे 2 सिपाही मार डाले गए हैं और इन 4 का कैदी समेत कुछ पता नहीं है, साकावा ने कहा। हम क्या अर्ज कर सकते हैं योर ऑनर, हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। इससे बेहतर तो यही था कि मैं पेरिस से भीख मांग रहे होते, जफर ने कहा। ढंप लोपो का कहाँ है? साकावा ने पूछा। हम किस तरह यकीन दिलाएं कि इनाम हमारे लिए नया है, जफर बोला। लुइसा कहाँ है, जिसने तुम्हें मुलाजिम रखा था? साकावा ने पूछा। ताहिती तक हमारे साथ थी, इसके बाद फिर पता नहीं कि कहाँ गायब हो गई। हमारा मामला तो बराह रास्त प्रिंस से था, फिर वो भी प्रिंसेस टालाबुआ के सेक्रेटरी के साथ कहीं गायब हो गए। अब हम क्या करें? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आता, जफर ने कहा। तुम हकीकत उगल दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पर तशद्दुद किया जाए। प्रिंस का एहतराम हम पर बहसूरत वाजिबुल लाजिम है, साकावा ने कहा। इसी एहतराम का वास्ता देकर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा हमें कुछ मालूम नहीं है, जफर ने कहा। प्रिंस तुमसे कहाँ अलहदा हुए थे? साकावा ने पूछा। पुनियारी में। जब पुनियारी पर जंगी किश्तियों ने हमला किया था, हम फ्रॉक की लॉन्च पर पहुंचा दिए गए थे, लेकिन वहाँ प्रिंस या प्रिंसेस का सेक्रेटरी नहीं मिले थे, जफर ने कहा। इतने में किसी ने बाहर से अंदर आने की इजाज़त तलब की। साकावा से इजाज़त मिलने पर एक फौजी कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर 10 मिनट बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, योर ऑनर, इसने इत्तला दी। ठीक है, जाओ, साकावा हाथ उठाकर बोला। फौजी चला गया और साकावा ने जफर और जेमसन से कहा, फिलहाल तुम लोग भी खुद को कैदी ही समझो, जब तक कि प्रिंस हमसे भी ना आ मिले। तुम पर एतमाद नहीं किया जा सकता, साकावा बोला। आपकी मर्जी, हम रोटी की तलाश में निकले थे, वो आपकी कैद में भी मिलती रहेगी, जफर ने कहा। इसे ले जाओ, साकावा ने गार्ड्स में से एक की तरफ देखकर जफर की जानिब इशारा किया। अब जेमसन तन्हा रह गया था। वो बड़े अदब से सर झुकाए खड़ा था। मेरा दिल कहता है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, साकावा ने उसे मुखातिब किया। मैं आपकी मर्दम शनासी का कदरदान हूँ योर ऑनर, जेमसन ने कहा। सच्ची बात सुनना चाहता हूँ मैं, साकावा बोला। सच्ची बात क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने शुबे का इजहार जरूर करूंगा, जेमसन ने कहा।
हाँ हाँ कहो, साकावा नरम लहजे में बोला। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर हरबंडा शहजादा ही था तो वो लोग इसे तन्हाई में शाही आदाब क्यों सिखाते थे? जेमसन ने कहा। ओहो, ये बात है, साकावा बोला। हाँ योर ऑनर, मैंने छुपकर देखा था, जेमसन बोला। बोलो, क्या मांगते हो? तुमने मेरे शुबे को यकीन में बदल दिया है, साकावा ने कहा। मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता कि मुकारों में ही रह जाऊं, जेमसन बोला। ये नामुमकिन है, क्या कोई गैर मुल्की नहीं रह सकता, साकावा बोला। अपनी ही मुलाजमत में मुझे कई बार भिजवा दीजिए, मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। बहरुल काहिल के जजायर में मोहब्बत ही मोहब्बत है, जेमसन ने कहा। इस पर गौर किया जा सकता है। अच्छा, अब तुम भी जाओ, दूसरे कैदियों के मुकाबले में आराम से रखे जाओगे, साकावा ने कहा। शुक्रिया योर ऑनर, जेमसन बोला। गार्ड्स इसे भी ले गए। साकावा तन्हा कमरे में टहलता रहा। कभी इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता और कभी आंखों से तशवीश झांकने लगती। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कमरे में कदम रखा। क्या रिपोर्ट है? साकावा ने इसे घूरते हुए पूछा। हातमी रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बगैर नामुमकिन है योर ऑनर, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि वो जहरीली सुइयों का शिकार हुए हैं, जो इतने ज़्यादा प्रेशर से फेंकी गई थी कि जिल्द से गोश्त में खासी गहराई तक उतर गई होंगी, डॉक्टर ने कहा। मेरा भी यही ख्याल था, साकावा ने तवील सांस लेकर कहा। तो पोस्टमार्टम किया जाए? डॉक्टर ने पूछा। ज़रूर ज़रूर, और हाँ, जाते हुए कमांडर को इधर भेजते जाना, साकावा बोला। इस कैंप में वो वज़ीर आज़म की बजाय एक पुलिस ऑफिसर ही लग रहा था। डॉक्टर के चले जाने के बाद वो फिर टहलने लगा। कमांडर की आमद पर सबसे पहले इसने इन चारों फौजियों के मुतालिक गुफ्तगू शुरू की जो कैदियों को लेकर चले थे। अब तो कहना पड़ता है योर ऑनर कि इन्हें भी कोई हादसा पेश आ गया है, कमांडर ने बिलाकर कहा। साकावा कुछ सोच रहा था। अब तो बमबारी के अलावा और कोई चारा नहीं, कमांडर बोला। नहीं, इस इलाके में धमाके मुनासिब नहीं होंगे, कल देखेंगे। मैं आज रात इधर ही कैंप करने का इरादा रखता हूँ, साकावा ने कहा। बहुत बेहतर योर ऑनर, आपकी मौजूदगी हमारे लिए इत्मीनान का बायस होगी, कमांडर ने कहा। कुत्ते खुले रखना, साकावा बोला। बहुत बेहतर योर ऑनर, और मैं 3 घंटे तक अपने मखसूस कमरे में कैंप करूँगा, इसलिए इस दौरान मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, साकावा बोला। बहुत बेहतर योर ऑनर। कमांडर चला गया। इस कमरे में आमदोरफ्त के दरवाजे के अलावा एक दरवाज़ा और भी था। ये दरवाज़ा बंद था। साकावा इस दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सर, योर ऑनर, कुत्ते मर गए, सारे कुत्ते मर गए, वो हाँफता हुआ बोला। नहीं, साकावा मुस्तरिबाना अंदाज में चीखा, फिर खुद पर काबू पाकर घुराया। तुम सब अंधे हो? अब तुम्हारी कमजोरियां जाहिर हो रही हैं, जब कोई बहुत ही चालाक आदमी मुकाबले आया है। जाओ इसे तलाश करो, वरना तुम सभी कुत्ते की ही मौत ही मरोगे, साकावा धाड़ा। कमांडर दरवाजे की तरफ मुड़ा। ठहरो, साकावा हाथ उठाकर बोला, और कमांडर फिर इसकी तरफ मुड़ गया। तुम तो वहां तक पहुंच भी ना सके होगे। जो खबर आया है बाहर मौजूद है योर ऑनर, कमांडर ने कहा। इसे बुलाओ, साकावा बोला। खबर लाने वाला फौजी इसके सामने पेश किया गया। वो खुद भी खासा बदहवास दिखाई दिया था। योर ऑनर, वो हाँफता हुआ बोला। इन्हें खाने को दिया गया था, बस एक एक करके गिरे और मर गए। जो कुछ वो खा रहे थे इनका कुछ हिस्सा बचा है? साकावा ने इसे घूरते हुए पूछा। जरूर बचा होगा योर ऑनर, वो बेचारे खा ही कितना सके थे। जाओ तुम देखो, और बची हुई ग़िज़ा को डॉक्टर के हवाले करके तज्जिए के लिए कहो, साकावा ने कमांडर से कहा। बहुत बेहतर योर ऑनर, कमांडर बोला। मैं यहीं मुंतज़िर हूँ, फिलहाल रिटायरिंग रूम में नहीं जा रहा, साकावा बोला। वो दोनों चले गए। तारीकी पूरी तरह फैल गई थी और जंगल साए साए करने लगा था। जब इमरान को पूरी तरह यकीन हो गया कि वो इन्हें खौफजदा करने में कामयाब हो गया है, तो इसने अपनी इस मुहिम का आगाज़ किया, जिसकी कामयाबी का इन्हिसार महज इत्तफ़ाक़ात पर था। और ये मुहिम थी इस लिबास को तलाश करने की, जिसे वो बदहवासी में उतार फेंकते हुए किसी माकूल सी पनाहगाह की तलाश में भाग खड़े हुए थे। कैंप में कुत्ते इसी डांटगन के शिकार हुए थे। इसके बाद ये हुआ था कि सिपाही कैंप ही तक महदूद होकर रह गए थे। किसी ने भी अंधेरा फैलने पर जंगल में घुसने की हिम्मत ना की। आज की भाग दौड़ के दौरान में इसने एक दूसरी मुनासिब सी पनाहगाह तलाश कर ली और अपने साथियों को वहां मुंतकिल कर दिया था। ये एक तवील चट्टानी दरार थी, जिसमें से कहीं कहीं आसमान भी दिखाई देता था। बहरहाल वो जोसेफ को साथ लेकर इन मलबूसात की तलाश में निकला। जोसेफ आज की मसरूफियात और कारनामे पर बेहद खुश था। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बॉस, जैसे मैं अचानक जाग पड़ा हूँ, जोसेफ ने कहा। बस अब जागते ही रहना, वरना हमेशा के लिए सो जाओगे, इमरान बोला। ठहरो बॉस, जोसेफ चलते चलते रुक गया। क्या बात है? इमरान ने पूछा। हम इधर से नहीं गुजरे थे, मुझे इधर अपनी सांसें नहीं महसूस हो रही, जोसेफ बोला। क्या बकवास शुरू कर दी तूने?
इमरान ने कहा। तुम जंगल को नहीं समझ सकते बॉस, जोसेफ ने कहा। अरे तो क्या इस अंधेरे में अब तेरी सांसें भी तलाश करनी पड़ेंगी, इमरान ने कहा। तुम जंगल की ज़बान भी नहीं समझ सकते। मैं तुम्हें ठीक इसी जगह पर ले चलूँगा जहाँ हमने वो लिबास उतार फेंका था। बस अब तो मेरे पीछे पीछे चले आओ बॉस, जोसेफ ने कहा। चल यही सही, मुझे तेरी सलाहियत पर एतमाद है, इमरान बोला। लेकिन बॉस फिर कहता हूँ कि फ्रॉक से होशियार रहना। जिस दिन इसे मालूम हो गया कि तुम ही डंप लोपो का भी हो तो वो तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक हो जाएगा। जब से मिला है मुसलसल गालियाँ दिए जा रहा है, जोसेफ ने कहा। डंप को, इमरान ने पूछा। हाँ बॉस, वो अपनी इस बेइज्जती का बायस डंप को ही समझता है, जोसेफ ने कहा। क्या ये गलत है, इमरान ने पूछा। अब मैं क्या जानूँ बॉस, गलत है कि सही। अगर मुझे मालूम ना होता कि डंप लोपो का कौन है तो मेरा खून भी ना खुलता, जोसेफ ने कहा। ख़त्म करो, इस मामले को फिर देखेंगे। हाँ तो वो तीनों लिबास किसी एक जगह ना मिलेंगे। तुम्हें याद होगा कि हम दौड़ रहे थे और साथ ही इन्हें उतार फेंकने की कोशिश भी करते जा रहे थे, इमरान ने कहा। जोसेफ कुछ ना बोला। एक जगह रुककर वो बाएं जानिब मुड़ा था और फिर वो ढलान में उतरते चले गए। दफतन उन्होंने हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनी और जहाँ थे वहीं रुक गए। हेलीकॉप्टर इनसे दूर गुजरा था। वो बहुत देर तक इन लिबास की तलाश में सरगर्दान रहे, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। आखिरकार वो हेलीपैड की तरफ चल पड़े। इमरान कह रहा था, हो सकता है इस इमारत में भी इस किस्म के लिबास पाए जाते हों। लेकिन बॉस आज तो उधर अंधेरा है, जोसेफ बोला। सचमुच हेलीपैड के करीब वाली 2 मंजिला इमारत बिल्कुल तारीक थी। किसी खिड़की या रोशनदान में रोशनी दिखाई ना दी। हेलीपैड भी तारीक पड़ा था। इतने खौफ हो गए हैं ये लोग, इमरान बड़बड़ाया। तुम्हारी डांटगन का कमाल है बॉस, अनदेखी मौत से सभी डरते हैं, जोसेफ बोला। अच्छा यहीं ठहरो, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। मेरा मतलब समझ गए ना, इमरान बोला। हाँ मुझे यहाँ रहकर जंगल की तरफ नज़र रखनी होगी, जोसेफ ने कहा। ठीक है, और अब तुम जाग ही पड़े हो, इमरान ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। इमारत की पुष्ट पर पहुंचकर रुका। कुछ देर आहट लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकामी हुई। ऐसा मालूम होता था जैसे इमारत बिल्कुल खाली हो। इसका माथा ठिंका और वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि कोई ठंडी सी चीज़ पेशानी से आ लगी। साथ ही तेज़ किस्म की सरगोशियाँ सुनाई दी। अपनी जगह से जुम्बिश ना करना, ये अल्फाज इंग्लिश में अदा किए गए थे। इमरान ने बड़ी फुर्ती से बैठकर लौट लगाई और रिवॉल्वर वाले को समेट कर नशेब में लुढ़कने लगा। इसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। रिवॉल्वर से फायर भी हो सकता था, लेकिन शायद रिवॉल्वर अब इसके हाथ में था ही नहीं। लुढ़कते लुढ़कते जब वो एक मस्ता सी जगह पर टिके तो इमरान इसे छाप बैठा। मुंह से हल्की सी भी आवाज़ निकली तो गला घोंट दूंगा, इसने हरीफ को धमकी दी, जो इसके नीचे दबा हुआ बुरी तरह हाँफ रहा था। वहाँ और कितने आदमी हैं? बिलाखिर इसकी गर्दन पर दबाव डालकर पूछा। 12। इस ड्रामे का मतलब? इमरान ने पूछा। हम जो जानते थे कि तुम बिलाखिर इधर ही का रुख करोगे, उस आदमी ने कहा। बाहर कितने आदमी हैं? इमरान बोला। सब बाहर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, वो आदमी बोला। दफतन इमरान के दोनों हाथ इसकी कनपटियों पर जा पड़े और दबाव पड़ते ही वो बेहोश हो गया। शायद बकिया लोग ऐसी ही पोजीशनों पर थे कि इन्हें इस वाक़े का इल्म नहीं हो सका था। बहरहाल अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो हाथ आने वाले आदमी को कंधे पर डाले और इसी सिमत पलट जाए जहाँ पर जोसेफ इसका मुंतज़िर था। वहाँ से वो इस गार में पहुँचे थे जिसे तंगी की वजह से छोड़ चुके थे। बाज़ तदाबीर की बिना पर कैदी को जल्द ही होश आ गया। इसने बताया कि वो 2 मंजिला इमारत में ऑब्जर्वेटरी और कंट्रोल टावर की हैसियत से इस्तेमाल की जाती है और वहाँ किसी किस्म के भी लिबास नहीं रखे जाते। धुएं के हिसार के अंदर के लोग इन मलबूसात में आते हैं और इन्हीं में रुखसत हो जाते हैं। लिबास इस इमारत में नहीं उतारे जाते। ऑब्जर्वेटरी या कंट्रोल टावर से मुतालिक अफराद ने कभी धुएं के हिसार को पार नहीं किया। इसकी फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक इस वक्त हेलीपैड पर 2 हेलीकॉप्टर मौजूद थे। एक साकावा का ज़ाती हेलीकॉप्टर था और दूसरा वहीं रहता था। तीसरे हेलीकॉप्टर ने कुछ ही देर पहले किसी नामालूम जगह के लिए परवाज़ की थी। ये तो कुछ भी ना हुआ बॉस, जोसेफ बड़बड़ाया। बहुत कुछ हुआ है, तुम फिक्र ना करो, हम सब मिलकर इन्हें जज कर देंगे, इमरान ने कहा। मेरी भी सुन लो, कैदी कर रहा। अगर 3 बजे शब तक तुम में से कोई हमारे हाथ ना लगा तो पूरे जंगल में आग लगा दी जाएगी और हेलीकॉप्टर से गोलियों की बारिश भी जारी रहेगी। इस सूरत में तुम्हें भी हमारे साथ ही मरना पड़ेगा, उस आदमी ने कहा। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? कैदी ने पूछा था। सिर्फ धुएं के हिसार से गुजरना चाहते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, इमरान ने कहा। लिबास के इस्तेमाल से सिर्फ वही लोग वाकिफ़ हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं।
अगर लिबास तुम्हारे हाथ आ भी जाए तो तुम इसका सही इस्तेमाल ना कर सकोगे, कैदी बोला। तुम तो मुकारो ही के बाशिंदे मालूम होते हो, इमरान ने कहा। इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। ये जापानी यहाँ क्या कर रहे हैं, कैदी ने कहा। अगर तुम सकावा के वफादारों में से नहीं हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम, इमरान ने पूछा। अब तो वही मोकारो का मालिक है, जिसे चाहे भूखा मार दे, कैदी बोला। कुछ भी हो, अब तो तुम्हें हमारे साथ ही मरना पड़ेगा, इमरान बोला। अगर तुम लोग मुझ पर एतमाद करो तो तुम भी महफूज रहोगे, और एक बेहद कमीने आदमी के लिए मेरी जान भी नहीं जाएगी, कैदी ने कहा। तुम्हारे साथियों में कितने हैं तुम्हारे हम ख्याल हैं, इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन सकावा से सभी नफरत करते हैं। ऑब्जर्वेटरी में सिर्फ 4 जापानी हैं, कैदी ने बताया। वो इस वक्त कहाँ हैं, इमरान ने पूछा। वहीं, सबके साथ ऑब्जर्वेटरी के आसपास, कैदी बोला। तुम्हारे वो साथी जो मोकारो के बाशिंदे हैं, क्या इन जापानियों से भी मुतनफ़र हैं, इमरान ने पूछा। 100%, कैदी बोला। अगर इन्हें ये मालूम हो जाए कि जंगल में छुपे हुए लोगों में प्रिंस हरबंडा भी शामिल है तो इन पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, इमरान ने पूछा। क्या ये सच है, कैदी ने पुरमसरत लहजे में कहा। पहले मेरी बात का जवाब दो, इमरान बोला। वो इन 4 जापानियों को कत्ल करके प्रिंस की तलाश में निकल खड़े होंगे, ख्वाह जंगल में आग इन्हें भी क्यों ना चट कर जाए, कैदी बोला। क्या तुम हरबंडा को पहचान लोगे? क्यों नहीं, इन्हें नहीं देखा तो इनकी तस्वीरें तो देखी हैं ना, कैदी ने कहा। तो देखो, पहचानो, इमरान ने कहा। दूसरे ही लम्हे में इसकी टॉर्च की रोशनी का दायरा जोसेफ के चेहरे पर पड़ा। फ्रॉग और इसके साथियों की बाजियाबी के बाद इमरान ने जोसेफ के चेहरे से मादरी प्रीस्ट वाला मेकअप वॉश कर दिया था। कैदी अपनी मादरी जबान में कुछ कहता हुआ जोसेफ के कदमों में गिर पड़ा। उठो उठो मेरे बच्चे, तुम्हारी मुसीबतों के दिन ख़त्म हो गए हैं, जोसेफ शाहाना लहजे में बोला। लेकिन ना मैं फ्रांसीसी बोल सकता हूँ और ना ही अपनी मादरी जबान। मैंने कसम खाई है कि जब तक बनकाटा पर फ्रांसीसी तसल्लुत रहेगा मैं ये दोनों जबानें नहीं बोलूँगा। अब मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ मेरे मालिक, कैदी गिड़गिड़ाया। नहीं, तुम सब जिंदा रहोगे, मैं तुम्हें साकावा से निजात दिलाने आया हूँ, जोसेफ ने कहा। थोड़ी देर बाद वो तीनों सर जोड़े बैठे मशवरे कर रहे थे। साकावा बैरिक वाले कमरे में तन्हा नहीं था, कमांडर भी मौजूद था। दोनों के चेहरों पर तशवीश के आसार थे। बाहर बैरिकें खूब रोशन थीं, इतनी रोशन के आसपास के जंगल में भी इनकी रोशनी फैली हुई थी। सिपाही चौकस थे। ठीक 2 बजे बैरिकें खाली करके जुनूब की तरफ खुले में उतर जाना। 3 बजे हेलीकॉप्टर इधर को आएंगे और कार्रवाई शुरू हो जाएगी, साकावा ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, कमांडर घड़ी देखता हुआ बोला। 12:03 हुए थे। अब इस फितने को ख़त्म हो ही जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं अपने ख़ास कमरे में आराम करूंगा, तुम ठीक 2 बजे निकल जाना, साकावा जमाही लेकर उठता हुआ बोला। क्या आपको इस वक्त बेदार किया जाएगा ऑनर, कमांडर ने पूछा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अब सुबह ही को बेदार होना पसंद करूंगा, साकावा बोला। बहुत बेहतर जनाब, कमांडर भी उठ गया। साकावा बाएं जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। कमांडर कुछ देर खड़ा किसी गहरी फिक्र में डूबा रहा, फिर बाहर निकला चला आया। साकावा ने अपने खास कमरे का दरवाज़ा पहले ही बंद कर लिया था। कमांडर ने फौजियों की पोजीशन चेक की और फिर अपने कमरे की तरफ चला आया। ये इंतजाम इसलिए किया गया था कि कहीं फ्रॉग के साथी शब खून ना मारे, क्योंकि अब वो नहते नहीं हैं। इनके पास 6 राइफलें थीं। कमरे में पहुंचकर इसने जफर और जेमसन को बुलवाया। तुम लोग जानते हो कि अब क्या होने वाला है, इसने उन्हें घूरते हुए पूछा और बोतल से गिलास में शराब उंडेलने लगा। नहीं जनाब, हम नहीं जानते, जफर ने खौफजदगी की अदाकारी करते हुए कहा। जंगल में आग लगा दी जाएगी और हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जाएंगी, साकावा ने कहा। जेमसन ने कहका लगाया और चहकती हुई सी आवाज़ में बोला, वो मारा, अब देखूंगा कि मेंढक का बच्चा कैसे बचता है। तुम चाहते हो कि वो मार डाला जाए, साकावा बोला। क्यों नहीं, इसी की वजह से हम इन मसाइब का शिकार हुए हैं, जेमसन ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, कमांडर ने जफर को घूरते हुए पूछा। ये ठीक कह रहे, फ्रॉग ही की वजह से हम इन दुश्वारियों में पड़े हैं, जफर ने कहा। ऑनरेबल साकावा, तुम पर मेहरबान हैं। उन्होंने हुक्म दिया है कि यहाँ से हटते वक्त हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाएं, कमांडर ने कहा। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो जानते हैं कि हमारा फ्रॉग से कोई ताल्लुक नहीं, जफर ने कहा। बैठ जाओ, कमांडर ने कुर्सियों की तरफ इशारा किया। वो दोनों इसका शुक्रिया अदा करके बैठ गए। लेकिन मैं तुम्हें शराब पेश नहीं करूँगा, कमांडर इनकी आंखों में देखता हुआ बोला। हमें महदूद कोटा मिलता है, हम दोनों शराब नहीं पीते, जफर ने कहा। ओहो, हैरत अंगेज, कमांडर बोला। ठीक इसी वक्त हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी
और कमांडर चौंक कर बोला, हाय, अभी से क्यों? अभी तो सिर्फ 1 बजा है। वो उठकर दरवाजे की तरफ झपटा। 2 हेलीकॉप्टर बैरिकों के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। अचानक इन पर से मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई। कमांडर तेजी से कमरे में पलट आया। मरने वालों की चीखें हेलीकॉप्टर की आवाज में दबकर रह गई। साकावा के सिपाही घबराए हुए चूहों की तरह चारों तरफ दौड़ते फिर रहे थे। हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसती रहीं। ये क्या हो रहा है आखिर? कमांडर पैर पटक कर बोला। लेकिन इसका जवाब कौन देता? जफर और जेमसन हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। कमांडर ने बड़ी फुर्ती से खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और एक गोशे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम दोनों भी इधर ही आ जाओ। पता नहीं ये क्या शुरू हो गया। गोलियों की बुछार बरामदे तक आ रही है। आपके आदमियों का क्या असर हुआ होगा? जफर बोला। पता नहीं, मैं नहीं जानता। फिलहाल ये भी मुमकिन नहीं कि मैं वज़ीर आज़म के कमरे तक जा सकूं, कमांडर ने कहा। मेरा ख्याल है कि गुरु घंटाल कामयाब हो गए हैं, जेमसन ने उर्दू में कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, जफर बोला। तो फिर इसे क्यों ना संभाल लें, जेमसन ने कहा। तुम लोगों ने क्या बकवास शुरू कर दी? फ्रांसीसी या इंग्लिश में गुफ्तगू करो, कमांडर इन्हें घूरता हुआ बोला। अपनी ज़बान में रो रहे हैं जनाब, जफर ने फ्रांसीसी में कहा। मुसीबत पड़ने पर हर शख्स को माँ याद आ जाती है, लिहाजा मादरी ही ज़बान में रोता है। अचानक जेमसन कमांडर पर टूट पड़ा और जफर ने इसके होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। ये क्या? कमांडर, जो किसी कदर नशे में भी था, हिकलाया। लेकिन वो जवाब दिए बगैर इसे बेबस कर देने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे। जरा ही सी देर में वो फर्श पर बंधा पड़ा था। अब क्या करना चाहिए? जेमसन बोला। फिलहाल कुछ भी नहीं, ठहरो और देखो कि हालात कौन सा रुख इख्तियार करते हैं। फायरिंग अब बंद हो गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर बदस्तूर फिजा में चक्कर लगा रहे थे। मुझे खोल दो वरना पछताओगे, कमांडर भराई हुई आवाज़ में बोला। चुपचाप पड़े रहो, अगर वो फ्रॉक के साथी ही हुए तो हम तुम्हें बचा लेंगे, जफर ने नरम लहजे में कहा। हमने मसलहतन ऐसा किया है। अगर ऐसा ही है तो आधा गिलास बनाकर मेरे हलक में उंडेल दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जेमसन के होठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट नजर आई और वो सचमुच इसके लिए शराब मिक्स करने लगा। हेलीकॉप्टर की आवाज़ अब एक ही जगह से आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो लैंड कर चुके थे। थोड़ी देर बाद बरामदे में भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। यहाँ इस कमरे में कोई मालूम होता है, बाहर से किसी ने कहा, और कदमों की आवाज़ें थम गईं। अंदर कौन है? दरवाज़ा खोलो, किसी ने दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, वरना हम बैरिक को डायनामाइट कर देंगे। देखा? जेमसन चहक कर बोला। इसने इमरान की आवाज़ पहचान ली थी। ठहरो, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, जफर आहिस्ता से बोला। फिर से ऊंची आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? आहा, तो आप जिंदा हैं? जल्दी करो, वक्त कम है, बाहर से आवाज़ आई। जेमसन ने झपट कर दरवाज़ा खोला। इमरान सामने खड़ा था और इसके पीछे 3 मुसल्लह आदमी थे। योर मैजिस्ट्री, हमने दस्ते के कमांडर को पकड़ लिया है, मुलाहिजा फरमाइए, जेमसन झुककर सीधा खड़ा होता हुआ बोला। कमांडर खौफजदा नज़रों से इन्हें देखे जा रहा था। किस कदर तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद इसे बताया कि साकावा अपने कमरे खास में चला गया था। अब पता नहीं वो कहाँ होगा। कमरे खास का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। इसका मतलब यही था कि इसके बाद से साकावा बाहर नहीं निकला। कमांडर इनके साथ था और इसके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। इमरान ने आहिस्ता से इसके कान में कहा, मैं दरवाज़ा पीटता हूँ, तुमने इसे आवाज़ देनी है। लेकिन वो ठुस खड़ा रहा। वही करो जो कह रहा हूँ, वरना गला घूंट कर मार दूंगा, इमरान आंखें निकाल कर बोला। फिर करीबन 10 मिनट तक दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश जारी रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दरवाज़ा तोड़ दो, इमरान ने अपने साथियों से कहा। ठीक इसी वक्त जोसेफ और फ्रॉग कमरे में दाखिल हुए और सूरत हाल का इल्म होते ही खुद फ्रॉग दरवाजे की तरफ बढ़ा और इसे अपना शाना टिकाकर जोर लगाने लगा। दरवाजे की चड़चड़ाहट कमरे में गूंज रही थी और कमांडर खौफजदा नज़रों से जोसेफ की तरफ देखे जा रहा था। कदमों पर झुको, देख क्या रहे हो? जेमसन इसकी गर्दन पकड़कर जोसेफ के कदमों में झुकाता हुआ बोला। प्रिंस हरबंडा को ताज़ीम दो। मैं बेकसूर हूँ, कमांडर हिकलाया। मोकारो में कोई जापानी बेकसूर नहीं है, जोसेफ गुर्राया। दरवाज़ा टूट चुका था, लेकिन साकावा का कमरा खास तो खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था। बाएं जानिब एक कोशे में कालीन फर्श से हटा हुआ था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा। ये किसी तहखाने का रास्ता मालूम होता था। इमरान ने इशारे से फ्रॉक को करीब बुलाया। आप ऊपर ठहरिए ऑनर, हो सकता है भागे हुए फौजी दोबारा वापस आकर हमारे काम में मुखल होने की कोशिश करें। मैं तुम्हें तन्हा नहीं उतरने दूंगा, फ्रॉक बोला। मान जाइए, आपके अलावा और कोई इन लोगों को कमांड नहीं कर सकेगा। मैं देखूंगा। ये तो मुझे तहखाने की बजाय सुरंगी मालूम होती है, इमरान ने कहा। अच्छा, पहले देख लो, सुरंग है या तहखाना, फ्रॉग ने कहा। इमरान जीना तय करके नीचे पहुंचा। ये सचमुच एक तवील और तारीख सुरंग ही साबित हुई।
इमरान वापस आ गया। जफर और जेमसन भी मुसल्ला गए थे। बैरिकों में जदीद तरीन असलहा इनके हाथ आया था। फ्रॉग को इस पर आमादा कर लिया गया था कि वो ऊपर ही ठहरकर पेश आने वाले हालात का मुकाबला करेगा, और इमरान, जफर, जेमसन, जोसेफ और मोकारों के 2 फौजियों समेत सुरंग में उतर गया। मोकारों के फौजी आगे चल रहे थे और उन्होंने टॉर्चें रोशन कर रखी थीं। कुछ दूर तक तो वो सुरंग कुदरती मालूम हुई थी, लेकिन फिर आदमी की फनकाराना मशाकियों की झलकियाँ मिलने लगी। लेकिन आखिरकार कितनी तवील थी ये सुरंग, इसका दूसरा सिरा कहाँ था? अंदाजे के मुताबिक 2 फरलांग की मसाफत तय करने के बाद इमरान ने अपने साथियों को रुकने के लिए कहा और मोकारों के बाशिंदों से पूछा कि अपने अंदाजे के मुताबिक वो किधर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम धुएं के हिसार की तरफ जा रहे हैं, एक ने जवाब दिया और दूसरे ने इसकी तायद की। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चले चलो, इमरान बोला। इस बार इनकी रफ्तार तेज थी। मजीद 2 फरलांग भी तय हुए। वो अपनी दानिश में अब खुले में निकल आए थे, लेकिन आसमान दिखाई नहीं देता था। फिर इमरान चौंक कर बोला, ओहो, हम तो धुएं के हिसार के अंदर पहुंच चुके हैं। इमरान ने कहा। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें बिखरी हुई थीं, आसमान दिखाई नहीं देता था। तो फिर ये तारों की छाँव सी क्या थी, जिसमें चट्टानों के हेवले साफ नजर आ रहे थे और वो रास्ता भी देख सकते थे। जैसे ही वो आगे बढ़े थे, इसके मलगजेपन का राज भी जाहिर हो गया। इन्हें एक इमारत सी नजर आई थी और ये रोशनी इसी की मुताबिक खिड़कियों से फूट रही थी। वो दबे पांव इमारत की तरफ बढ़ने लगे। इमारत ज़्यादा दूर नहीं थी, इसके करीब पहुंचे ही थे कि अंदर से किसी के चीख चीख कर बोलने की आवाज़ मालूम हुई। ओह, ये तो सकावा की आवाज़ मालूम होती है, जफर आहिस्ता से बोला। तुम्हें यकीन है? इमरान ने कहा। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, जेमसन ने जफर की तायद की। एक खुली हुई खिड़की से जिसमें सलाखें नहीं थी, वो अंदर दाखिल हुए और आवाज़ की सिमत में बढ़ते बढ़ते एक ऐसे कमरे में जा पहुंचे जहां 3 आदमी मसरूफ़े गुफ्तगू थे। इनमें से एक उछलकर खड़ा हो गया था। वो जफर और जेमसन को घूरे जा रहा था, जिसके हाथों ब्रेन गने थी। शरीफ आदमियों, अपने हाथ ऊपर उठाओ, इमरान ने बेहद नरम लहजे में कहा। ओह, समझा, तीसरे आदमी ने दांत पीस कर कहा। क्या यही सकावा है? जोसेफ आगे बढ़कर बोला। यस योर हाइनेस, जफर ने कहा। इसे गिरफ्तार कर लो, जोसेफ ने मोकारों के फौजियों से कहा। यह हरबंडा नहीं है, सकावा का हाथ उठाकर चीखा। फ्रांसीसियों का एजेंट है। चुप रहो सुअर के बच्चे, मोकारों का एक फौजी आगे बढ़कर बोला। हम अपने मालिक को पहचानते हैं, हमारा निजात दहिंदा आ पहुंचा है। तुम सब पछताओगे, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? सकावा ने कहा। तुम्हारे कमरे खास वाली सुरंग के जरिए, इमरान बोला। तो तुम कौन हो? सकावा ने कहा। ढंप लोपो का, इमरान बोला। नहीं, सकावा चिल्लाया। मैं वही हूँ, फ्रॉग ने मुझे दूसरी शक्ल में देखा था, इमरान बोला। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अचानक सकावा ने इमरान पर छलांग लगाई और इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा, फायर मत करना। साथ ही इसने किसी कदर पीछे हटकर सकावा के जबड़े पर एक हाथ रसीद कर दिया। जफर ने यह अहवाल देखे तो वापस इसी खिड़की के करीब आ खड़ा हुआ जिससे वो अंदर दाखिल हुए थे। इसे खदशा था कि कहीं कुछ लोग बाहर से आकर इन्हें घेरने की कोशिश ना करें। फिर अपनी इस हिमाकत पर हंसी आ गई। वो खिड़की दाखिले का दरवाज़ा तो नहीं थी, इसे बंद करके पलटने ही वाला था कि ज़रा दूर अंधेरे में कुछ साए हरकत करते नजर आए। इसे खिड़की बंद करके बोल्ट कर दी और दौड़ता हुआ इसी कमरे में वापस आ गया जहाँ इमरान सकावा की मुरम्मत कर रहा था। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, जफर ने इत्तला दी। सकावा करीबन बेदम हो चुका था। बिलाखिर मुकारों के फौजियों ने इसे बेदर्दी से बांध लिया। वो दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए जो इससे गुफ्तगू कर रहे थे। ठीक इसी वक्त कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ा जा रहा हो। इमरान जोसेफ को अपने साथ आने का इशारा करता हुआ आवाज़ की सिमत बढ़ा और फिर मालूम हुआ कि वो लोग जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉग और इसके साथी थे। इमरान को वापसी में देर हुई थी तो फ्रॉग भी अपने चंद साथी मुसल्ला आदमियों के साथ सुरंग में उतर गया था। मैंने वहीं ठहरने को कहा था, इमरान झिंझिलाकर बोला। हाय, फ्रॉग ने हैरत से कहा, तुम्हारा लहजा? ओह, कुछ नहीं और ऑनर, मुझे अफसोस है, ज़रा जहन उलझा हुआ है, इमरान ने कहा। चलो चलो, कोई बात नहीं, फ्रॉग इसका शाना थपक कर बोला। इसके बाद वो इसी कमरे में वापस आए जहाँ सकावा और वो दोनों बंधे पड़े थे। सकावा को इस हाल में देखकर फ्रॉग ने एक जोरदार कहका लगाया। ये ढंप लोपों का है, सकावा चीखा। कौन? फ्रॉग बेसाख्ता चौंक पड़ा। यही जो तुम्हारे बराबर खड़ा है, सकावा ने कहा। फ्रॉग ने इमरान को घूर कर देखा और इमरान आंख मार कर बोला, सदमे से दिमाग उलट गया है बेचारे का। फ्रॉग हंस पड़ा और फिर इसने सकावा को ठोकर रसीद करते हुए कहा, अब मैं तुझे देखूंगा। नहीं, इससे पहले ये हमें बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, इमरान सर्द लहजे में बोला।
लेकिन साकावा ने अपने होठ सख्ती से बंद कर लिए। इमारत की तलाशी लेने पर वो 17 साइंसदान वहीं से बरामद हुए, जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अगवा किया गया था। इनमें इमरान के हमवतन दोनों साइंसदान भी थे। ज़ाती तौर पर वो इससे वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन इसकी शक्ल देखते ही वो चौंक पड़े। और फिर जब इसने उर्दू में इनकी मिजाज पुरसी की, तब तो इनका इजहार मुसरत देखने के काबिल था। वो इन दोनों को अलहदगी में लेकर गया और असल मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दी। इंतहाई तबाहकुन हरबा, ऐलान जंग किए बगैर इस तरह किसी भी मुल्क पर तबाही लाई जा सकती है कि दुनिया इस तबाही का जिम्मेदार किसी गैर कुदरती जरिए को ठहरा ही ना सकेगी। अभी 2 दिन पहले की बात है कि इन्होंने एक तजर्बा किया था। इनमें से एक साइंसदान बोला। कैसा तजर्बा? इमरान चौंक कर बोला। किसी गैर आबाद जजीरे को तबाह कर दिया, डॉक्टर ने कहा। जल्जला? इमरान बोला। हाँ, दुनिया इसे जल्जला ही समझेगी, साइंसदान ने कहा। तो बेलो पेको का वो जजीरा इसी तरह तबाह हुआ था। इसे साकावा के वो अल्फाज याद आए जो फ्रॉक के तवस से इस तक पहुंचे थे कि जजीरा बेशक जल्जले की बिना पर तबाह हुआ, लेकिन इस जल्जले का सफ़र मोकारो से शुरू हुआ था। लुइसा का स्टीमर इंतहाई तेज रफ्तारी से मोकारो की सिमत में बढ़ रहा था। इसे इमरान की तरफ से पैगाम मिला था कि चोर पकड़े गए और अब इसका स्टीमर मोकारो की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो सकता है। इसके लिए इसने शाही इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। इमरान मोकारो की चंद ऑफिसरों के साथ बंदरगाह पर मौजूद था। लुइसा बड़ी गर्मजोशी से मिली। वाकई तुम ग्रेट हो, वो इमरान का बाजू भींचती हुई बोली। क्या किस्सा है? ज़मींदोज़ एटमी रॉकेट, जो आबदोज़ किश्ती के जरिए ज़मीन की सतह से 1000 फीट की गहराई में उतार दिया जाता था, बिलो पिको की तबाही का इसका पहला तजर्बा था। रॉकेट के फटते ही ज़मीन के तबकात में ज़लज़ले की सी कैफियत हुई थी, इमरान ने बताया। खुदा की पनाह, लुइसा बोली। लेकिन मैंने सबको तबाह कर दिया, इमरान बोला। क्या मतलब? लुइसा ने पूछा। इस ज़मींदोज़ कारखाने को तबाह कर दिया, जिसमें निशाने पर मार करने वाला रॉकेट ज़ेरे तामीर था। उन्होंने बड़ी चाव से इस पर लिख रखा था, वाशिंगटन के लिए। और सुनो, इसकी तबाही के बाद वो धुएं का हिसार भी ख़त्म हो गया, इमरान बोला। तुम बकवास कर रहे हो, वो हंसकर बोली। अभी तुम खुद ही देख लोगी, इमरान ने कहा। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुम कोई ऐसी हिमाकत करोगे, लुइसा ने गुस्सीले लहजे में कहा। ऐसी हिमाकतें सदा बार कर चुका हूँ। मैं इसका खतरा मोल नहीं ले सकता था कि छोटे चोरों की ये इजाद किसी बड़े चोर के हाथ लग जाए। छोटे चोर खुद भी ये नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद ही इसे तबाह कर देने का इंतजाम भी कर रखा था। मैंने तो सिर्फ एक बटन दबाया था, सब कुछ भग से उड़ गया और धुएं का हिसार भी गायब। अलबत्ता आबदोज़ किश्ती मोकारो की हुकूमत के कब्जे में है। साकावा दीवार से सर टकरा टकरा कर ख़त्म हो गया। इस किस्म की खुदकुशी भी मेरी नज़रों से पहली बार गुजरी है, और ये भी जापानियों ही का हिस्सा है। इस वक्त तक दीवार से सर टकराता रहा, जब तक कि खोपड़ी की हड्डियां टूटने से मगज़ बह नहीं निकला। खुदा की पनाह, इमरान बोला। अब वही हशर तुम्हारी खोपड़ी का भी होगा, लुइसा ने कहा। अल्लाह मालिक है, इमरान बोला। इस मुहिम की इंचार्ज मैं थी, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था, लुइसा ने कहा। मैं खुद को दुनिया के हर अमन पसंद मुल्क का नुमाइंदा समझता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर ऐसी चीज़ को तबाह कर दूँ जिससे बनी नूं इंसान को ख़तरा हो। हिरोशिमा की बर्बादी के बायस अमरीकी अवाम नहीं बने थे। वो तो बड़े जिंदा दिल लोग हैं, ज़िंदगी से प्यार करने वाले। मुझे सिर्फ हुक्मरान टोले होते हैं, इमरान ने कहा। मुझे सियासत ना पढ़ाओ, वो आपे से बाहर होती हुई चीखी। क्या तुम इसे पसंद करोगी कि एक वैसा ही रॉकेट फ्रांस के साहिल में धंसकर ज़मीन के तबकात तोड़ता हुआ ठीक पेरिस के नीचे जा फटे और पेरिस की इशरत गाहें ज़मीन में धंसती चली जाएं? इमरान ने कहा। बकवास मत करो, मैं तुम्हें देख लूँगी, लुइसा बोली। लेकिन वो फिर इसे नहीं देख सकी, क्योंकि ठीक इसी वक्त अम्बिनी भी वहाँ आ पहुँची। लुइसा को देखकर वो बिफर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। वो इसका बाजू पकड़कर खींचती हुई दूर ले गई। आखिर किस इस्तेहकाक की बिना पर वो कुतिया तुमसे ऐसे लहजे में गुफ्तगू कर रही है? अम्बिनी ने इमरान का बाजू झिंझोड़ कर पूछा। ये सभी इसी तरह मुझ पर भौंकती रहती हैं, इमरान ने कहा। मैं इसके चीथड़े उड़ाकर रख दूंगी, अम्बिनी बोली। देखो, ऐसी कोई हरकत ना करना, लुइसा शाही मेहमान है, इमरान ने कहा। फ्रॉग इस शाही मेहमान की ताक में है, अम्बिनी ने कहा। क्या मतलब? इमरान बोला। वो इसे उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो इसे किसी ढंप लोपोका के बारे में मालूमात फराहम नहीं कर देगी, अम्बिनी बोली। इस इत्तला पर इमरान बौखला गया। फिर इसने लुइसा को वहीं छोड़कर फ्रॉग की तरफ दौड़ लगाई। इससे जिक्र आया तो वो भड़क उठा। हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा उसे। देखिए, मुकारो में झगड़ा ना उठाइए, इमरान बोला।
मुकारों के बाहर वो शायद ही मेरे हाथ आ सके, फ्रॉग ने कहा। मैं वादा करता हूँ कि इमरान ने कहना चाहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, फ्रॉग बोला। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। इसे खदशा था कि कहीं इन दोनों का आपस में मिल बैठना ना हो जाए। लुइसा जानती थी कि फ्रॉग के साथ प्रिंस हरबंडा के स्टीमर पर इमरान के अलावा और कोई नहीं था, और इमरान इस वक्त ढंप लोपोका के मेकअप में था। अब सूरत हाल ये थी कि लुइसा इमरान से चिढ़ गई थी, लिहाजा इसकी कोई बात मानने पर तैयार ना होगी। दरअसल इमरान अब फ्रॉग से नहीं उलझना चाहता था। डम की हकीकत जाहिर हो जाने पर टकराव लाजमी था। इस उलझन में वो तरह तरह के मुंह बनाता रहा। दफतन फ्रॉग जोर से हंस पड़ा, फिर इमरान के चेहरे के करीब उंगली नचाकर बोला, एक वादे पर मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। क्या वादा? इमरान ने पूछा। अगर तुम वादा करो कि टाला बुआ की मुलाजमत तर्क करके मेरे पास आ जाओगे तो मैं कम अज कम मुखारों में लुइसा से नहीं उलझूंगा, फ्रॉग ने कहा। वादा? इमरान ने इसके हाथ पर हाथ मारकर बोला, और दोनों कहकहे लगाते हुए एक दूसरे से बगलगीर हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।